हेलो एवरीवन। आज हम लोग क्लास 10 के संसाधन एवं विकास चैप्टर ज्योग्राफी का चैप्टर 1 है। चैप्टर का नाम है संसाधन एवं विकास। ठीक है, इंग्लिश में बोले तो रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। इसी चैप्टर को आज हम लोग पढ़ेंगे। देख लीजिए, चैप्टर 1 है ज्योग्राफी का। ठीक, अब इसमें पढ़ना क्या है। सबसे पहले संसाधन का डिफिनेशन दिया हुआ है कि संसाधन होता क्या है। आप लोग पहले भी पढ़ चुके होंगे, 10 क्लास में है। संसाधन हर वो चीज़ जो इंसान की ज़रूरत को पूरा करे उसे संसाधन कहते हैं। लेकिन और भी चीज़ें हैं कुछ, जैसे आपकी ज़रूरत को तो पूरा करता हो, लेकिन ज़रूरत के साथ उसको बनाने के लिए या उसको उपयोग में लाने के लिए प्रौद्योगिकी आपके पास हो, यानी कि प्रौद्योगिकी को इंग्लिश में टेक्नोलॉजी बोलते हैं। टेक्नोलॉजी आपके पास होना चाहिए। और संस्कृति यानी कि कल्चर, आपका संस्कृति उसको मान्यता देता हो, उसे ही संसाधन कहेंगे। ऐसे समझिए, हर वो चीज़ जो आपकी ज़रूरत को पूरा करे, साथ ही उसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी मौजूद हो, और वहाँ का कल्चर, आप जिस जगह पे रहते हैं, वो उसको मान्यता भी देता हो, तभी आप उसको संसाधन कहेंगे। जैसे देखिए, पूरा डिफिनेशन यहाँ दिया हुआ है। हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त की जा सकती है और जिनको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, और जो आर्थिक रूप से संभाव्य और सांस्कृतिक रूप से मान्य है, एक संसाधन है। ठीक है, आर्थिक रूप से संभव यानी कि अफोर्डेबल आपके लिए है, आप उसका खर्च उठा सकते हैं। और सांस्कृतिक, कल्चरली, यानी कि आपका जो कल्चर है, आप जहाँ रहते हैं, वो उसको मान्यता भी दे। ऐसा नहीं है कि कुछ भी यूज करने लगे और आप बोल दे कि संसाधन है। ठीक है, तो ये होता है संसाधन। और इस तरह हमारे पर्यावरण में बहुत सारे संसाधन उपलब्ध हैं। ठीक है, जिसका हम लोग दिन ब दिन यूज भी करते रहते हैं। ठीक, और इसी से हमारा आर्थिक विकास संभव होता है। आर्थिक यानी कि हमारा देश आगे बढ़ रहा है, हम भी आगे बढ़ रहे हैं। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हम लोग संसाधन का बहुत ही ज़्यादा यूज कर रहे हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल देख लीजिए, अभी यही टैब यूज हो रहा है, नहीं होता तो किताब से करते, तो ये भी एक संसाधन है। ठीक है, और मानव जो है प्रौद्योगिकी, संस्थाएं और भौतिक पर्यावरण यानी कि नेचर, इसी से जुड़ के संस्थाओं का ये संसाधनों का यूज करता है। ठीक है, अब संसाधन हम लोग समझ लिए। अब संसाधन कितने तरह के होते हैं, उससे पहले एक चीज और समझ लीजिए। ऊपर एक चीज और दिया है। हम लोग समझते हैं कि संसाधन जो हमें मिला है वो प्रकृति का उपहार है। उपहार समझते हैं? उपहार का मतलब हो गया गिफ्ट। गिफ्ट का मतलब आदमी गिफ्ट को ज़्यादा वैल्यू देता नहीं है, इस सेंस में देता है कि कोई दिया है, लेकिन गिफ्ट सोचते हैं कि अरे अपना पैसा थोड़ी लगा है, और जैसे मन करे वैसे यूज कर लेता है बहुत इंसान। ठीक है, तो यहाँ पे इस चैप्टर में बताया गया है कि संसाधन आपको प्रकृति ने दिया है, लेकिन वो मिलता आपको है, संसाधन मानवीय क्रियाओं का परिणाम है। आप जब उसको अपने लायक बनाते हैं तब वो जाके संसाधन बनता है। इसीलिए इसको बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट समझना चाहिए, ना कि गिफ्ट समझना चाहिए। ठीक है, और उसी हिसाब से उसका प्रयोग भी करना चाहिए। ठीक, अब देखते हैं संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, अलग अलग तरीके से संसाधन अलग अलग तरीके के होते हैं। ठीक है, जैसे उत्पत्ति के आधार पे देखें। उत्पत्ति यानी कि वो ऐसे समझ लीजिए, वो आया कहाँ से, वो पैदा कहाँ से हुआ। उत्पत्ति के आधार पे वो जैव संसाधन और अजैव संसाधन, जैव और अजैव संसाधन। ठीक है, समाप्यता। समाप्यता यानी कि समझ लीजिए समय, टाइम, समय के आधार पे या खत्म होने के आधार पे भी कह सकते, समाप्त होने के आधार पे। नवीकरणीय और अनवीकरणीय।
स्वामित्व, स्वामित्व यानी कि मालिक कौन है, ऑनर कौन है। इस आधार पर व्यक्तिगत हो सकता है, सामुदायिक हो सकता है, राष्ट्रीय हो सकता है और अंतर्राष्ट्रीय हो सकता है। विकास के स्तर के आधार पर, यानी कि विकास में वो कहाँ पहुंचा है, उस आधार पर संभावी, विकसित, भंडार और संचित कोष, ये 4 तरह का। ठीक है, उसी को एक मैप के द्वारा समझाएगा। संसाधन प्राकृतिक भी होते हैं, मानवीय भी होते हैं। प्राकृतिक में नवीकरणीय जो नया हो सकता है, अनवीकरणीय जो फिर से नया हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। मानवीय संसाधन, संरचनाएं एवं संस्थाएं, मात्रा एवं गुणवत्ता। ठीक है, इसको डिटेल में नीचे समझना है। ठीक है, देखिए आते हैं संसाधनों के प्रकार में। संसाधनों के प्रकार में पहला हम लोग देखें उत्पत्ति के आधार पर, यानी कि वो आया कहाँ से है। तो देखिए वैसा संसाधन जो आपको जीव मंडल से प्राप्त होता है, जीव मंडल से प्राप्त वैसा संसाधन जिनके अंदर जीवन है, जिनके अंदर जान है, वही जैव संसाधन है। जैसे मनुष्य, आपको लग रहा होगा क्या मनुष्य एक संसाधन है? जी हाँ, मनुष्य ही तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट संसाधन है, क्योंकि मनुष्य ही हर चीज को अपने लायक बनाता है। इसीलिए सबसे पहले संसाधन तो खुद मनुष्य ही है। ठीक है, वो एक जीव है। वनस्पति, प्राणी, मत्स्य जीवन, पशुधन, ये सब क्या है? जैव संसाधन है। जैसे गाय, गाय से आपको दूध मिलता है। ठीक है, खेतों के लिए गोबर भी मिलता है, तो वो आपके लिए एक जैव संसाधन है। अजैव संसाधन क्या हुआ? अजैव संसाधन वैसे संसाधन जिनके अंदर जीवन नहीं है। ठीक है, वो निर्जीव वस्तुओं से बने हैं। और इसका एग्जाम्पल है चट्टान। क्या चट्टान आपके लिए जरूरी नहीं है? एकदम जरूरी है। धातुएं, धातु यानी कि मेटल्स, ये मेटल आपके लिए जरूरी नहीं है, बिल्कुल। मेटल के बिना आजकल जिंदगी कहाँ चल रहा है, लेकिन उनके अंदर जान तो नहीं है। ठीक है, फिर आता है समाप्यता के आधार पे। समाप्यता के आधार पे पहला जो है वो है नवीकरण योग्य संसाधन। नवीकरण, नाम में ही छिपा है नवीकरण, नया करने लायक। ठीक है, वे संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा नवीनीकृत या पुनः उत्पन्न किया जा सकता है। बोल रहा है वैसा संसाधन जिसको आप फिर से नया कर सकते हैं किसी भी तरीके से। 2-3 तरीका यहाँ लिखा हुआ, केमिकल, फिजिकल, इस तरह से आप उसको फिर से नया कर सकते हैं। वो नवीकरणीय संसाधन है। या फिर उसको एक और नाम दिया गया है, नाम जरूर ध्यान रखना है, क्योंकि अगर पूछ दे आपसे क्वेश्चन में कि बताइए नवीकरणीय योग्य संसाधन कौन है, तो आप तो बता देंगे, लेकिन पुनः पूर्ति योग्य संसाधन कोई पूछे तो शायद आप कंफ्यूज कर जाएंगे। इसीलिए आपको ध्यान रखना है, नवीकरणीय योग्य संसाधन को पुनः पूर्ति योग्य संसाधन भी कहा जाता है। और इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल में आप देखिए सोलर एनर्जी, सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा क्या होता है? सौर ऊर्जा होता है सूरज से आने वाली किरणें। अब ये सौर ऊर्जा बताइए, क्या उससे हम लोग अगर सोलर पैनल लगा दें तो क्या हमको बिजली नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। क्या इस बिजली पैदा करने से सूरज का लाइट खत्म हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा। इसीलिए वो कैसा संसाधन है? नवीकरणीय संसाधन है। जल नवीकरणीय है, क्योंकि आप यूज करते हैं, फिर किसी तरह घूम के आपके पास ये वापस जरूर आता है। वन और वन्य जीवन, ये सारे कैसे संसाधन है? नवीकरणीय संसाधन है। ठीक है, और इन संसाधनों को सतत संसाधन और प्रवाह संसाधनों में विभाजित किया गया है। ठीक है, अनवीकरणीय योग्य संसाधन कौन से हैं? अनवीकरण मतलब नाम में ही छिपा है, जिसको फिर से नया नहीं कर सके। ठीक है, उसे बोलेंगे। देखा है, इन संसाधनों का विकास एक लंबे भूवैज्ञानिक अंतराल में हुआ। हम लोग नया नहीं कर सकेंगे, ये जो बोल रहे हैं इसका क्या मतलब है? देखिए, ये संसाधन बहुत लंबे समय में बनते हैं, लाखों साल, करोड़ों साल इनको बनने में लग जाता है। और अगर ये लाखों करोड़ों साल में बना है, तो मान लीजिए आप अगर आज खत्म करते हैं और किसी तरह इसके बनने का चांस है, तो करोड़ों साल बाद बनेगा, आप रहिएगा? कौन रहेगा पता नहीं, अभी तो दुनिया का हालत खराब है। ठीक है, तो इसीलिए ये तो फिर से आने से रहा बहुत ही मुश्किल है, इसीलिए इसको बोला जाता है अनवीकरणीय। ये लिखा हुआ है, संसाधनों का विकास लंबे भूवैज्ञानिक अंतराल में होता है। अब लंबे भूवैज्ञानिक अंतराल में होगा तो फिर से हम लोग इसको पा नहीं सकेंगे। ठीक है, और इसका जो दिया हुआ एग्जाम्पल वो है खनिज।
खनिज और जीवाश्म ईंधन। खनिज जो हम लोग जमीन से खुदाई करके निकालते हैं और उसका यूज करते हैं वो, और ये जीवाश्म ईंधन जो हम लोग पेट्रोल डीजल वगैरह यूज करते हैं वो, इनके बनने में लाखों साल लगता है। और लाखों साल लगता है इसीलिए इसका थोड़ा सही ढंग से यूज करना चाहिए। हाँ, इसमें से जो मेटल है, जैसे मान लीजिए लोहा, धातु, अनवीकरणीय है लेकिन पुनःपूर्ति हो जाता है। जैसे आप लोहा का कोई सामान मंगाए, उसको बहुत दिन यूज किए, फिर उसको आप कूड़े में बेच दिए और वो फिर से उसको रिसाइकल करके यूज किया जा सकता है, लेकिन फिर वो वही क्वालिटी में वही उस तरह का यूज नहीं होगा, इसीलिए उसको भी अनवीकरणीय में ही रखा गया है। हालांकि उसका रिसाइकलिंग हो जाता है, ठीक है। और ये जीवाश्म ईंधन तो बिल्कुल ही अनवीकरणीय है। आप जैसे बाइक चला रहे हैं, ये कार चला रहे हैं, पेट्रोल डाले, डीजल डाले, उसके बाद वो जल गया, खत्म हो गया। और खत्म हो गया तो फिर वो वापस बनने वाला नहीं है, इसीलिए वो बिल्कुल ही अचक्रीय है, ठीक है। एक बार प्रयोग हुआ, उसके साथ ही वो खत्म हो गया, ठीक। नेक्स्ट आता है स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व का मतलब आपको बताया है, स्वामित्व मतलब होता है मालिक। स्वामित्व का मतलब होता है मालिक। मालिक कौन है? तो एक होता है व्यक्तिगत। कौन होता है? व्यक्तिगत संसाधन। व्यक्तिगत संसाधन का मतलब समझिए जो आपका प्राइवेट है, आपके लिए है, जो आपका है। देखिए लिखा हुआ है संसाधन निजी व्यक्तियों के स्वामित्व में, यानी कि इसका मालिक खुद एक इंसान होता है। जैसे एक कार है, अब ये कार आपका है, किसी और का थोड़ी है, पूरा मोहल्ला का थोड़ी है। इसीलिए वो क्या है? आपका प्राइवेट संपत्ति है, व्यक्तिगत संपत्ति है, ठीक है। ठीक। फिर जमीन हो गया, जमीन भी आपका व्यक्तिगत संपत्ति है। हाँ, थोड़ा टैक्स वगैरह सरकार ले सकता है, लेकिन ये आपका व्यक्तिगत संपत्ति है, ठीक। और इससे गांव में किसी किसी का पर्सनल देखेंगे, तालाब होता है, बाग होता है, कुआं होता है, ये सारा क्या चीज का एग्जाम्पल है? ये प्राइवेट प्रॉपर्टी का एग्जाम्पल है, ठीक है। नेक्स्ट आता है सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन। सामुदायिक यानी कि कम्युनिटी, इंग्लिश में बोल सकते हैं कम्युनिटी। समुदाय यानी कि आप जिस समाज में रहते हैं, पूरे समाज के लोगों का, पूरा समझ लीजिए एक गांव में रहते हैं, मोहल्ले में रहते हैं, उस पूरे मोहल्ले का संसाधन क्या है? ये सामुदायिक संसाधन है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल है, आपको जरूर समझ आएगा। चारण भूमि, जहाँ पे जानवर चरता है, किसी का प्राइवेट तो होता नहीं है। शमशान भूमि, तालाब, कब्रिस्तान, ये सारी चीज कैसे कैसे संसाधन है? सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन है, यानी कि वो किसी का पर्सनल नहीं है, वो सभी के लिए है। फिर आप लोग और जगह जाते होंगे, जैसे पार्क, पिकनिक के लिए बहुत सारे स्पॉट होते हैं, वहां जाते हैं। खेल का मैदान जाते हैं खेलने के लिए, वो सारे किसके हैं? ये पूरे समुदाय के प्रॉपर्टी है, ठीक। नेक्स्ट आता है राष्ट्रीय संसाधन। राष्ट्रीय संसाधन का मतलब होता है राष्ट्र यानी कि देश, ठीक है। हालांकि राष्ट्र और देश में अंतर है, लेकिन फिलहाल राष्ट्र का मतलब देश समझिए। हिस्ट्री में समझेंगे कि राष्ट्र और देश में क्या अंतर है। राष्ट्र मतलब देश, देश का संसाधन। अब बताइए देश का संसाधन क्या रहेगा? क्या प्राइवेट लोगों का जो संसाधन है, मान लीजिए प्राइवेट का कोई जमीन है, क्या वो देश का संपत्ति है? बिल्कुल हाँ, वही सारा चीज यहाँ बताया हुआ है कि जो पूरे देश के अंदर जो भी संसाधन है वो तो राष्ट्र का संसाधन है ही, आपका व्यक्तिगत स्वामित्व में है। तो अगर जरूरत पड़े, आम जनता के हित में जरूरत पड़े, तो सरकार आपसे ले सकती है। हाँ, उसका मुआवजा आपको मिल जाएगा, लेकिन वे संसाधन जो किसी देश के अंदर पाए जाते हो वो राष्ट्रीय संसाधन है, ठीक। जैसे यहाँ देखिए लिखा हुआ है तकनीकी तौर पर देश में पाए जाने वाले सारे संसाधन राष्ट्रीय संसाधन है। तो देश के अंदर ही आपका भी संसाधन रखा हुआ है जो प्राइवेट था, तो आप कैसे बोल रहे कि वो राष्ट्रीय है? अभी तक तो व्यक्तिगत है, लेकिन वो राष्ट्र का भी है। अगर जरूरत पड़े तो सरकार आपसे ले सकती है, इसीलिए वो राष्ट्रीय भी है। देखिए इसका एग्जाम्पल सड़क, वो राष्ट्र का होता है। नहर, रेल लाइन, ये सारा चीज क्या है? ये पूरे देश का, राष्ट्र का संसाधन है। और इसके लिए
सरकार को कुछ अधिकार मिला हुआ है। अगर सरकार कहीं रोड बना रही है, अब बीच में ज़रूरत है कि उसी जगह से रोड गुजरना है, तो बीच में अगर कुछ घर आ गया तो उसको तोड़ दिया जाएगा। और आप लोग इसका ये आंखों देखा हाल आप लोग जानते ही होंगे, ठीक है। तो देश का संसाधन, अब देश की भूमि में है वो तो जान गए आप, लेकिन देश से बाहर भी कुछ संसाधन है जो राष्ट्रीय सीमा के अंदर भी ही आता है। ये लक्षद्वीप याद है आपको, ये इंडिया का साउदर्न भाग, ये रहा आपका अंडमान और निकोबार, ये रहा श्रीलंका, ठीक है। तो देखिए कुछ दिया हुआ यहाँ देखिए, सारे खनिज पदार्थ, जल संसाधन, वन, वन्य जीव, राजनीतिक सीमाओं के अंदर सारी भूमि, जितना भी इंडिया का राजनीतिक सीमा है उसके अंदर जितना भी चीज़ है वो राष्ट्र का संपत्ति है। और 12 मील तक यानी कि 22.2 किलोमीटर तक महासागरीय क्षेत्र, वह इनमें पाए जाने वाले संसाधन राष्ट्र की संपदा है। यहाँ दो चीज़ है, यहाँ दो अंतर है, 12 मील और 200 मील, इन दोनों को ध्यान रखना है, ठीक है। जो राष्ट्र का, देश का संपत्ति है वो यहाँ तक है, 22.2 किलोमीटर तक आते हैं। इसको भी साथ में देख लेते तो समझ आएगा। और एक संसाधन होता है अंतर्राष्ट्रीय, इंटरनेशनल। अब देखिए एक वर्ड है EEZ, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र, ठीक है। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, ठीक है। अब ये क्या है, लिखा हुआ है कुछ अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं संसाधनों को नियंत्रित करती है। तट रेखा से 200 समुद्री मील की दूरी, अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र से परे खुले महासागरीय संसाधनों में किसी देश का अधिकार नहीं है। मतलब ये देश से 200 नॉटिकल मील बोलते हैं समुद्री मील को, 200 मील के बाद जो एरिया आता है, ठीक है, ये एरिया तो भारत का संसाधन हुआ। 200 मील तक संसाधन राष्ट्र का ही होता है। और उसके बाद जो खुला समुद्र है ये किसी देश का संसाधन नहीं है। ये किसका संसाधन है? ये संसाधन पूरा अंतर्राष्ट्रीय है, इंटरनेशनल है, उस पर सभी देशों का अधिकार होता है। इसीलिए इसको क्या बोला जा रहा है? एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन से बाहर, मतलब अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, ठीक है। और लिखा हुआ क्या, और ये संसाधन अगर यूज करना है तो इंटरनेशनल जो बहुत सारा संस्था बना हुआ है दुनिया के लेवल का, सारे देशों के ग्रुप का एक संस्था बना हुआ है, ठीक है, उनसे परमिशन लेके ही इन संसाधनों का यूज किया जा सकता है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट आता है विकास के आधार पे। विकास मतलब कौन सा विकास? विकास कोई इंसान नहीं, मतलब आप कितना आगे बढ़े हैं, कितना बेहतर हुए हैं, वो विकास, ठीक। अब विकास के आधार पे संसाधन एक होता है संभावी संसाधन, यानी कि संभावी, और क्लास 8 में इसको संभाव्य भी लिखा था। संभाव्य संसाधन वैसे संसाधन जो कहीं पे मौजूद तो है, ठीक है, लेकिन अभी उसको हम लोग यूज नहीं कर रहे। क्या हुआ? अभी मौजूद तो है, पता चल गया है, लेकिन इसका यूज अभी नहीं हो रहा है। ये कैसा संसाधन है? संभावी संसाधन है। जैसे इंडिया के पश्चिमी भाग में जाए, जैसे राजस्थान और गुजरात, वहाँ पे हवा ठीक ठाक चलता है, पवन और सौर ऊर्जा काफ़ी ज़्यादा है। जैसे आप राजस्थान में देखेंगे बहुत तेज़ धूप आता है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। अगर वहाँ हम लोग सोलर पैनल लगा देते तो कितना ज़्यादा एनर्जी जनरेट होता, लेकिन क्या हम लोग यूज कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इसके लिए टेक्नोलॉजिकल कारण भी है। देखिए वही तो बोले थे, संसाधन का डिफिनेशन आप लोग पढ़े थे कि संसाधन उससे कहते हैं जो आपकी ज़रूरत को पूरा करे, लेकिन उसको यूज करने के लिए आपके पास टेक्नोलॉजी हो। अब इतना ज़्यादा सोलर पैनल बैठाना ये थोड़ा सा टेक्नोलॉजिकली टफ काम है। आप खरीदिएगा भी तो कितना खरीदिएगा, ठीक है। देश के लिए बड़ा बात नहीं है, लेकिन ये धीरे धीरे विकास करेगा, अचानक से होने वाला चीज़ नहीं है। इसीलिए बोला जा रहा है संभावी संसाधन। कैसा? वो संसाधन जो पता तो है लेकिन अभी यूज नहीं कर रहे हैं। एग्जाम्पल भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आता है विकसित संसाधन। विकसित जिसका सर्वेक्षण मतलब वही पता चल गया, सर्वे किए तभी तो पता चला, सर्वे किए तो पता चल गया। क्या पता चला?
कि संसाधन मौजूद है, तो अगर पता है कि मौजूद है, कितना मौजूद है, तो उसको सही तरीके से उसको यूज करना, सही तरीके से, ठीक है, वो हुआ विकसित संसाधन। अब जैसे आपको ये टेक्नोलॉजी से पता चल जाता है कि कितने संसाधन कोयला के रूप में, जीवाश्म ईंधन के रूप में बचा हुआ है। अब वो कितना बचा हुआ है अगर आपको पता है तो आपको उसी हिसाब से खर्च करना चाहिए। इसीलिए बोला जाता है विकसित संसाधन। पता है कितना है, सर्वे कर चुके हैं, और उसका यूज थोड़ा सही तरीके से किया जाए ताकि उसका खत्म होने का डर ना हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट आता है भंडार। भंडार ये क्या है? देखिए लिखा हुआ है, पर्यावरण में उपलब्ध वे पदार्थ जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं, हमारी जरूरतों को पूरा कर सकता है, लेकिन उपयुक्त प्रौद्योगिकी के अभाव में उसकी पहुंच से बाहर है। देखिए ये भंडार है यानी कि देखिए हमारा वो आवश्यकता तो पूर्ति कर सकता था, लेकिन अभी हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, इसीलिए उसको हम लोग यूज नहीं कर पा रहे, उसके पहुंच से अभी बाहर है, ठीक है। इसका एक एग्जाम्पल बहुत अच्छा दिया हुआ है, जल से बना हुआ, जल में पाया जाने वाला, देखिए जल का केमिस्ट्री में फॉर्मूला होता है H2O, हाइड्रोजन 2 अणु और 1 ऑक्सीजन, ये मिल के बनाता है पानी। अब H2O इसमें क्या है? ये हाइड्रोजन है। क्या है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा एनर्जी का सोर्स है। इससे जैसे आपको पेट्रोल से एनर्जी मिलता है ना, पेट्रोल गाड़ी में डालते हैं, वो उसमें आग लगता है, गाड़ी चलने लगता है, उसी तरह हाइड्रोजन के साथ भी यही है। हाइड्रोजन भी बहुत अच्छे से एनर्जी आपको दे सकता है, लेकिन इसके लिए टेक्नोलॉजी अभी हमारे पास अच्छा नहीं है। ऐसा नहीं कि हम लोग बिल्कुल नहीं जानते हैं, कुछ कुछ काम हो रहा है, और अभी हाल फिलहाल में इंडिया में भी सुने थे कि हाइड्रोजन ट्रेन चल रहा है, लेकिन अभी पूरी तरीके से विकसित नहीं हुआ है। इसीलिए देखिए हाइड्रोजन से हम लोग बहुत ज़्यादा एनर्जी ले सकते हैं, लेकिन ले नहीं पा रहे हैं क्योंकि टेक्नोलॉजी हमारे पास वैसा भी नहीं है। क्या होता है, ये बहुत ही ज़्यादा फ्लेमेबल है, इसमें आग लगने का खतरा बहुत ज़्यादा होता है, बहुत तेज़ी से जलता है, इसीलिए हम लोग इसको सही से यूज़ नहीं कर पा रहे। वही दिया हुआ है कि पानी से हम लोग हाइड्रोजन ले सकते हैं, निकाल सकते हैं, लेकिन उसका अभी हम लोग यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे पास अभी इसके लिए तकनीकी ज्ञान नहीं है, ठीक। नेक्स्ट आता है संचित कोष। संचित कोष भी भंडार से ही रिलेटेड है। देखिए लिखा हुआ है, भंडार का ही हिस्सा है, उपलब्ध तकनीकी ज्ञान की सहायता से प्रयोग में लाया जा सकता है, लेकिन हम लोग आरंभ नहीं किए। मतलब भंडार का ही हिस्सा है। क्यों? अभी हम लोग बात कर रहे थे भंडार क्या? भंडार है कि आप टेक्नोलॉजी आपके पास नहीं है, इसीलिए आप यूज नहीं कर रहे। लेकिन संचित, संचित वर्ड ध्यान रखिएगा, एक अलग टाइप से बांट दिया गया। संचित मतलब क्या है? भंडारित ही है, भंडार ही है, लेकिन हम लोग हमारे पास टेक्नोलॉजी भी है, लेकिन हम लोग उसको यूज नहीं कर रहे हैं, संसाधन के अभाव में, या ज़रूरत कम है, या ज़रूरत है भी तो हम सरकार एक्टिव नहीं है, जो भी रीज़न हो उसके वजह से हम लोग यूज़ नहीं कर रहे हैं। इसका एग्जाम्पल बहुत अच्छा देखिए दिया हुआ है, नदियों के जल को विद्युत पैदा करने में प्रयुक्त किया जा सकता है, परंतु वर्तमान समय में इसका उपयोग सीमित पैमाने पर ही हो रहा है, ठीक है। क्या मतलब इसका? हम लोग देखिए बहुत ज़्यादा कोयला जलाते हैं तब जाके बिजली पैदा होता है। अरे भाई, जब नदी के द्वारा, नदी के पानी से हम लोग बिजली बना सकते हैं, जिससे बिल्कुल भी ये प्रदूषण नहीं होता है, तो हम लोग कोयला पे क्यों डिपेंड करते हैं? कोयला नहीं बनाना चाहिए था, इससे बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होता है, इससे बनाना चाहिए था। नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया जाइएगा, वहाँ नदी वगैरह बहुत है, उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी बनाया जा सकता है, लेकिन हम लोग नहीं बना रहे हैं। ऐसे ही संसाधन को क्या बोलेंगे? संचित कोष। अब क्यों नहीं बना रहे हैं, ये सब आगे कहीं पढ़ना होगा, लेकिन यहाँ पे अभी उसके बारे में बात नहीं है, ठीक है। तो संचित संसाधन क्या? आपको पता है कि भंडारित है, टेक्नोलॉजी भी है, लेकिन हम लोग उसका यूज नहीं कर रहे हैं, ठीक। चलिए, उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा। बोर भी हो गए होंगे, लगातार एक ही चीज़ पढ़ते पढ़ते बोरिंग होता है थोड़ा। तो देखिए
बोरिंग तो होता रहेगा आदमी। आदमी ब्रेक ले सकता है या फिर ऐसे ही चलेगा। देखिए, नेक्स्ट आता है संसाधनों का विकास। इसमें आपको क्या पढ़ना है? संसाधनों का विकास। आपको पता है मनुष्य अगर जिंदा है, मतलब जीवित रह रहा है, तो उसको संसाधनों का जरूरत है, तभी हम लोग शुरुआत से लेके अभी तक आगे बढ़े। ठीक है, लेकिन उसका क्वालिटी, जिंदगी का क्वालिटी अगर अच्छा है, अच्छा बनाना है, तो उसके लिए ज़्यादा संसाधन का जरूरत पड़ता है। ठीक है, अब जैसे आप, गर्मी लग रहा है, एसी नहीं रहता तो भी तो जिंदा रहते, लेकिन एसी है तो ये जिंदगी थोड़ा अच्छा है, सुकून है। फिर ठंडा दिन आया, ठंडा दिन में मान लीजिए हीटर अभी बन गया, मान लीजिए घर भी, अगर घर नहीं था पहले लोगों के पास तो कैसे जीता होगा, लेकिन हमारे पास बुद्धि था, इसीलिए हम लोग क्या बना लिए, घर बना लिए। तो बेहतर जीवन बनाने के लिए संसाधन जरूरी है। ठीक है, हम लोग शुरू में देखे थे कि हम लोग संसाधन को गिफ्ट समझ लिए, इसीलिए हम लोग जैसे तैसे संसाधनों का यूज किए हैं, अंधाधुंध तरीके से उपयोग किए, जिससे कुछ समस्या आ गया। क्या आया? कुछ व्यक्ति बहुत ज्यादा लालची होता है, वो संसाधन का बहुत ज्यादा दुरुपयोग करने लगा। ठीक, और शुरुआत में जब संसाधन, देखिए शुरू में दुनिया जब बना था तो सब बराबर ही था, क्योंकि लोग अपने जीवन जीने के लिए बस संसाधन ढूंढता था और कोई जरूरत नहीं। धीरे धीरे समय बीतता गया तो लोगों को लालच वगैरह पैदा हुआ, जिससे समाज दो हिस्सों में बट गया, संपन्न वर्ग और संसाधनहीन। यानी कि कुछ लोग जो थोड़ा तेज दिमाग का था वो अमीर बन गया, कुछ लोग जो ज़्यादा एक्टिव नहीं रह सका वो कैसा रहा, गरीब ही बन गया। ठीक है, गरीब ही रह गया। और ये वैश्विक पारिस्थितिकी यानी कि इंग्लिश में इसको इकोसिस्टम बोलेंगे, इसको, इसके बारे में भी कहीं पढ़ना है आगे। इकोसिस्टम में क्या हुआ कि संकट पैदा हो गया, और इकोसिस्टम हमारा पर्यावरण जो है उसमें प्रॉब्लम आ गया। भूमंडलीय तापन, ये दुनिया और ज़्यादा गर्म हो रहा है। क्यों? क्योंकि संसाधन का यूज बहुत ज़्यादा हो रहा है। ओजोन परत अवक्षय। ओजोन परत क्या है? ये दुनिया है, आप दुनिया के ऊपर रहते हैं, और ये दुनिया के बाहर एक लेयर है, गैसों का लेयर, जो सूरज से जो लाइट आ रहा है आपके पास, उसमें कुछ हानिकारक गैस होता है जो आप पे डायरेक्ट पड़े तो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान, कैंसर तक हो सकता है। तो ये जो सूरज से आने वाला रोशनी है, इसको अल्ट्रा वायलेट रे बोलते हैं। ये अल्ट्रा वायलेट रे को ये गैस अपने अंदर सोख लेता है, अपने अंदर सोख लेता है। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, संसाधनों का बहुत ज़्यादा दोहन कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन कर रहे हैं, इसीलिए ये जो लेयर है ये पतला हो रहा है, कहीं कहीं से ये छेद भी हो गया है, इसके अंदर कट गया है ये। अब बताइए कि वो डायरेक्ट सनलाइट आपके ऊपर आ गया तो फिर क्या होगा। इसीलिए संसाधनों को लिमिटेड ये यूज करना चाहिए। एक गैस आप लोग सुने होंगे, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये फ्रिज वगैरह में पहले यूज होता था। अब ये क्या होता था, ये गैस से ओजोन को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचता था, इसीलिए इसको बैन भी किया गया है। ठीक है, तो बहुत जगह से बैन इसको कर दिया गया है। तो इससे क्या होता था, ओजोन लेयर को नुकसान पहुंचता था। अब ओजोन लेयर को नुकसान पहुंचेगा तो आप ही को मुश्किल हो जाएगा जिंदा रहना, इसीलिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन को बैन किया गया था। वही लिखा है, दुनिया गर्म हो रहा है, ओजोन परत का अवक्षय हो रहा है, पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है, और भूमि निम्नीकरण, भूमि का क्वालिटी खराब होते जा रहा है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि कुछ लोग लालचवश अंधाधुंध यूज कर रहा है, किसका? संसाधनों का, इसीलिए ऐसा हो रहा है। ठीक है, इसीलिए बोल रहा है कि मानव के जीवन का अगर क्वालिटी बना के रखना है और शांति बनाए रखना है दुनिया में, तो संसाधनों का न्यायपूर्ण तरीके से बंटवारा जरूरी है। अगर आप इस तरह नहीं करते हैं तो ही कुछ लोगों के मन में घृणा का भाव पैदा होता है कि यार दूसरे लोग एंजॉय कर रहे हैं, हमारे अंदर कुछ नहीं है। कुछ क्रिमिनल प्रवृत्ति के लोग इसी वजह से, चोर डकैत इसी वजह से बनना पड़ता है, क्योंकि उसके पास संसाधन मौजूद नहीं होते हैं। क्या करेगा, मजबूरी में, पेट तो पालना ही है। अब पेट पालना है तो या तो क्रिमिनल बनो, डकैत बनो, चोर बनो, कुछ तो करके अपने घर का पेट पालेगा वो। हम लोग सिर्फ देखते चोरी कर लिया, लेकिन चलिए वो और कुछ कर सकता था, इसका ये मतलब नहीं चोरी करना चाहिए, इसका ये मतलब नहीं है, लेकिन वो मजबूरी में ही ऐसा करता है। ठीक है,
अगर हम लोग इसी तरह संसाधन का बंटवारा करते रहेंगे तो पृथ्वी का भविष्य ही क्या होगा, खतरे में पड़ेगा। कुछ लोग एकदम यूज कर रहे हैं बहुत ज़्यादा और कुछ लोग एकदम परेशान है। ठीक है, इसी के लिए हम लोग और चलिए अभी तो ये बंटवारा है, आगे आता है कि क्या हम लोग इतना ज़्यादा यूज कर ले संसाधन दुनिया का कि आगे आने वाला लोग के लिए खत्म कर दे, सब कुछ बचे ही नहीं। आप लोग सोच के देखिए, मान लीजिए पेट्रोल अभी बचा है 1 करोड़ लीटर, एग्जाम्पल दे रहे, धीरे धीरे इतना ज़्यादा आप यूज करने लगे, खत्म हो गया पेट्रोल आगे चल के 50 साल में। आगे आने वाला लोग क्या करेगा? तो ये आपको सोचना है। इसका ये मतलब नहीं पेट्रोल के बिना जिंदा नहीं, क्योंकि आप देख रहे हैं आजकल बैटरी आ गया है, ये और भी बहुत चीज। इसीलिए तो टेक्नोलॉजिकल विकास क्यों होता है, इसीलिए टेक्नोलॉजी को ढूंढते रहो, कैसे हम लोग और अच्छे बन सकते हैं, कैसे एक संसाधन से डिपेंडेंसी हटा सकते हैं। आप लोग देखे थे पेट्रोल डीजल रुका था थोड़ा दिन पहले युद्ध की वजह से, तो कैसा लग रहा था देश को, लग रहा था कि पूरा इंडिया या दुनिया ही रुकने वाला है। ठीक है, क्योंकि आप एक जगह दूसरी जगह जा नहीं सकते, वस्तुएं नहीं जा सकती, जरूरत के सामान नहीं जा सकते, तो ये ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला था। तो जब ये प्रॉब्लम होने वाला है तो हम लोग बात कर रहे थे कि क्या आज के लोगों को सारा संसाधन यूज कर लेना चाहिए। ये गलत अप्रोच है। हमें ऐसा यूज करना चाहिए कि आने वाले पीढ़ी के लिए भी कुछ संसाधन बचा रहे। ठीक है, उसी के लिए टेक्नोलॉजिकल विकास होता है। ठीक है, और उसी को बोला जाता है एक वर्ड में सतत पोषीय विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्या बोलते हैं? सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत पोषणीय विकास। इसका क्या मतलब है? सतत पोषणीय आर्थिक विकास का अर्थ है कि विकास पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए हो। आपको ऐसे विकास करना है कि पर्यावरण को नुकसान ना हो, और वर्तमान विकास की प्रक्रिया, अभी जो आप विकास कर रहे हैं, भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं की अवहेलना न करे। ऐसा ना हो कि भविष्य की पीढ़ी उससे वंचित रह जाए। तो आप जो आज यूज कर रहे हैं वो आपको बाद में आने वाले लोगों के लिए भी थोड़ा ध्यान में रख के उसको यूज करना है। तो इसीलिए ये जो आया था, ये कंसेप्ट जो आया था वो आया था यहाँ पे एजेंडा 21, ये एजेंडा 21 में नहीं, सॉरी, ब्रंटलैंड आयोग 1968 में कहीं पे दिया होगा, हाँ नीचे दिया हुआ है, चलिए उसको आगे ही बताएंगे। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट 1968 में एक आया था, आवर कॉमन फ्यूचर नाम से एक रिपोर्ट आया था, उसी में ये बात कही गई थी। ठीक है, एक और चीज, रियो डी जेनेरियो पृथ्वी सम्मेलन 1992। रियो डी जेनेरियो एक शहर का नाम है जो ब्राजील में है। ये 1992 में एक बैठक हुआ था। क्यों हुआ था बैठक? क्योंकि दुनिया में देखिए संसाधन बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है, इसीलिए जब लोगों को पता चलने लगा कि इससे दुनिया को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंच रहा है, हमें पर्यावरण के मुद्दे पे बात करना चाहिए, उसी को लेके बैठक हुआ था। इसमें 100 से अधिक देशों ने भाग लिया था। और वर्ल्ड लेवल पे देखिए लिखा हुआ है, सामाजिक आर्थिक विकास की समस्याओं का हल ढूंढने, जो इतना प्रॉब्लम आ रहा है दुनिया में उसका हल कैसे ढूंढा जाए, इसी के लिए उसमें बातचीत हुआ था। और इसमें एक चीज आया था, भूमंडलीय वन सिद्धांत, मतलब जंगल से रिलेटेड फॉरेस्ट प्रिंसिपल एक डेवलप किया गया था। और एजेंडा 21 आया था। एजेंडा 21 को यहाँ स्वीकृति मिला। एजेंडा 21 में 21 का मतलब है 21वीं शताब्दी। 21वीं शताब्दी, आपको पता है कि आप कौन सी शताब्दी में जी रहे हैं? आप अभी 21वीं शताब्दी में ही जी रहे हैं। ठीक है, 21वीं शताब्दी का अर्थ होता है क्या? शताब्दी का मतलब हुआ 100 साल। अब 21वीं शताब्दी मतलब 2000 ईस्वी से लेके 2100 के बीच। अभी आप 2026 में जी रहे हैं, तो बताइए कि क्या ये 21वीं शताब्दी नहीं है? बिल्कुल है। तो आप 21वीं शताब्दी में जी रहे हैं। उसी को लेके एक एजेंडा लाया गया था। ये कहाँ लाया गया था? तो उसी बैठक में 1992 में। और इसमें क्या हुआ था? सभी लोग स्वीकृति दिया था। क्या? ये एक कार्यसूची है, ये एक लिस्ट है, लिस्ट काम का लिस्ट है, जिसका उद्देश्य क्या है? समान हितों
पारस्परिक आवश्यकताओं एवं सम्मिलित जिम्मेदारियों के अनुसार विश्व सहयोग के द्वारा पर्यावरण क्षति, गरीबी और रोगों से निपटना है। मतलब हम लोग दुनिया एक तरीके से सहयोग करके जिए और सहयोग करके देश का या दुनिया का भविष्य तय करें। ऐसा ना हो कि कुछ लोग संसाधन को यूज करें, कुछ देश टेक्नोलॉजिकली बहुत आगे हैं तो वो लोग यूज करते रहे, और कुछ लोग टेक्नोलॉजी में आगे नहीं है तो वो लोग बैठ के देखते रहे, लेकिन नुकसान सबको होगा। क्यों? क्योंकि पर्यावरण में जब ग्लोबल वार्मिंग होगा तो गर्मी सबको लगेगा, पानी ज्यादा गिरेगा, बाढ़ आएगा तो सबको लगेगा, सबको परेशानी होगा। ये नहीं देखेगा कि अमीर है कि गरीब है। ठीक है, तो एजेंडा 21 का जो मुख्य उद्देश्य क्या है? प्रत्येक स्थानीय निकाय अथवा अपना स्थानीय एजेंडा 21 तैयार करें। सबको ये कोशिश करना है कि एजेंडा 21 बनाए। एजेंडा मतलब एक एजेंडा बनाना है कि कैसे हमको 21वीं शताब्दी में संसाधनों का दोहन करना है, ये लिस्ट, ताकि हम लोग सही से इस दुनिया में विकास कर सकें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट उम्मीद है नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट लेक्चर में इसको कंप्लीट कर दिया जाए। ठीक है, उम्मीद तो है ऐसा। चलिए देखते हैं, यही अंत करते हैं। ठीक है, धन्यवाद। अगर कुछ क्वेश्चन वगैरह हो तो आप पूछ सकते हैं, नहीं समझ आए तो। थैंक यू।